हाँ तो बच्चों, जैसा आपको पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो आज जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा अपने पास धारा घनत्व से। आज ही हम पढ़ लेंगे धारा घनत्व क्या है, फिर गतिशीलता भी पढ़ लेंगे, फिर वैद्युत प्रतिरोध भी पढ़ लेंगे, वैद्युत चालकता पढ़ लेंगे और ओम का नियम भी पढ़ लेंगे। और अगर टाइम रहा तो ओम के नियम का सत्यापन जो बहुत बार पूछा जाता है उसको भी आज ही हम कर लेंगे। तो बिना देर किए सीधे स्टार्ट करते हैं धारा घनत्व से। जो पहली हेडलाइन है वो आज की होगी धारा घनत्व। ये धारा घनत्व क्या है, इसके बारे में जानिए आप। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो धारा घनत्व होता है ये किसी चालक के बिंदु का गुण होता है। सुने, धारा घनत्व जो है ये किसी चालक के किसी बिंदु का गुण होता है, ना कि पूरे चालक का गुण होता है। एक बात समझिए जरा, जो धारा घनत्व है ये किसी चालक के किसी बिंदु का गुण होता है, ना कि संपूर्ण चालक का। ये बात याद रखिए हमेशा। जब भी धारा घनत्व की, जब भी घनत्व की बात आ जाए, वो घनत्व हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जहां पर घना ज्यादा होगा, घनत्व का मतलब जहां घनापन, तो जहां पर घनापन ज्यादा वहां पर घनत्व ज्यादा हो जाता है। मतलब ये कह सकते हो जहां का आयतन, देखो घनत्व का बेसिक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये आयतन है, आयतन। देखिए अगर जहां का आयतन कम, द्रव्यमान, सॉरी ये लो, ये लिख दिया मैंने। ये बात है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि घनत्व क्या है, तो आप बताइए कि घनत्व हर बिंदु पर अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखेंगे जो घनत्व है वो हर बिंदु पर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए जब भी घनत्व कहीं भी मिल जाए ना, वो समझ लेना किसी एक बिंदु की बात हो रही होगी, मतलब हर पॉइंट पर कुछ अलग अलग हो सकता है। तो बस यही बात मुझे सिखानी थी कि ये जो घनत्व है ये हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। इस वजह से ये जो धारा घनत्व है ना, ये भी क्या है बताइए, ये धारा घनत्व किसी चालक के किसी बिंदु का गुण होगा, ना कि संपूर्ण चालक का। तो इसकी डेफिनेशन में ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी चालक का गुण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो ये धारा घनत्व, घनत्व है तो आई अपॉन ए है। ये किसके बराबर होता है बोलो, आई अपॉन ए के बराबर। जहाँ ए क्या होता है, किसी चालक का क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल। और ये धारा जो होती है ये अभिलंबवत धारा होती है। कैसी होती है, अभिलंबवत धारा। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर, क्योंकि ये बिंदु का गुण होता है ना, बताया भी मैंने, तो किसी चालक में किसी बिंदु पर उसके अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को, कौन सी धारा को, अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। याद हो जाएगा, किसी चालक में उसके किसी बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और जे से प्रदर्शित करते हैं, लिख दूं मैं इसे, किसी चालक में किसी बिंदु पर चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को,
उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ये मैंने लिख दी डेफिनेशन। इसे जो डिनोट करेंगे वो भी आप समझ लीजिए किससे डिनोट करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। और जे बराबर जो फॉर्मूला है वो सीख लीजिए। जे बराबर होता है आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। ये क्या समझ आ गया पूरी तरह से? जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए। अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बार फिर से ये मैं सुना दूं। अगर कोई चालक है, समझना, धारा घनत्व की बातें चल रही, जहां पर घनत्व लग जाए वो दिमाग में रखना, वो किसी बिंदु का गुण होता है। किसका गुण होता है? किसी बिंदु का, ना कि संपूर्ण चालक का। तो अब ये कैसे इसकी डेफिनेशन बनाओगे कि अगर कोई चालक है, उस चालक के किसी बिंदु पर उसके एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो अभिलंबवत धारा होती है उसका नाम होता है धारा घनत्व। या मैं तुम्हें समझाता हूं। ये अपने पास ये पूरा चालक है और ये इतना क्षेत्रफल है जिसका मान है 1। कितना है? बोलो 1। समझ गए? अब इस क्षेत्रफल का जिसका मान है 1, मान लो ये वर्गाकार, ये मान लो वर्गाकार सीट है, ठीक है, चालक है, और इसकी भुजा 1 है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो 1 गुणे 1 मतलब कितना रहेगा? 1 ही तो रहेगा। अब मान लो इसके इस पॉइंट पर आपको, इस पार्टिकुलर इस पॉइंट पर निकालना है धारा घनत्व का मान। तो हम क्या करें, यहां से जो अभिलंबवत, इस पॉइंट से जो अभिलंबवत धारा गुजर रही है आई, उसके बटे में इसका क्षेत्रफल लिख दो जिसका मान कितना है? 1। तो बटे में एक इस क्षेत्रफल का मान रख दोगे तो वो निकलेगी, तो उसका मान क्या आ जाएगा? धारा घनत्व। वही होता है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? बताइए। धारा घनत्व कहते हैं। इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर आई अपॉन ए होता है। अगर बात करते हैं इसकी मात्रक की तो एक एक करके समझ लीजिए, मात्रक और विमा। बात करते हैं मात्रक की। मात्रक देख करके बताओ जरा। आई अपॉन ए है। आई का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या बनेगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये समझ जाएंगे। अगर बात करते हैं वीमा की, वीमा, वीमा कैसे बनाएंगे? देखो, एम्पियर है ऊपर, एम्पियर की वीमा सबको पता है ए होती है, तो यहां पर आ जाएगी वीमा ए। और बताइए मीटर स्क्वायर की, मीटर की तो एल पढ़ी है आपने, अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर ले जाओगे इसको। एल का स्क्वायर ऐसे। अब ये प्लस की पावर अगर ऊपर जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी? माइनस की। तो ए ऊपर है ही और ये एल की पावर +2 ऊपर आएंगी तो -2। ये बन के तैयार हो गई वीमा। क्या समझ आ गया सबको? इसके जो मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वीमा जो होती है ए एल की पावर -2 होती है, जो राशि होगी ये है सदिश। बस इतनी बातें याद रखिएगा। और इसमें मैं एक नोट पॉइंट लिख देता हूं, उसको भी समझ लेना, याद रखना।
सुनो ज़रा, जो धारा घनत्व होता है, ये धारा घनत्व चालक के किसी बिंदु का गुण होता है। होता है संपूर्ण चालक का नहीं। ये बात है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें समझ आ गई पूरी तरह से, बताइए। अगर ये आ जाए तो मैं आगे बढ़ूँ। सबको समझ आया? ये तो मैंने पहले बता दिया था, धारा घनत्व तो किसी चालक के किसी बिंदु का गुण होता है, ना कि संपूर्ण चालक का। वही मैंने लिख दिया, धारा घनत्व तो चालक के किसी बिंदु का लाक्षणिक गुण होता है, ना कि संपूर्ण चालक का। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊँ, आगे बढ़ूँ? ठीक है, सुनिए ज़रा। अब इसके बाद जो आएगा वो अपने पास गतिशीलता हेडलाइन पड़ेगी। गतिशीलता से पहले मैं ये बता दूं, वैद्युत धारा, अच्छा धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध बता देते हैं। धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। सुनिए ज़रा, इसको करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले एक बात मुझे बताइए, अगर आपसे मैं पूछूं कि जे बराबर क्या पढ़ा है, जे बराबर आई अपॉन ए पढ़ा था। इसका सीधे मैं डेरिवेशन करा देता हूँ, या लिखने की ज़रूरत नहीं है कि माना किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल है एक, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, उससे गुजरने वाली अभिलंबवत धारा आई है, तब धारा घनत्व उस बिंदु पर धारा घनत्व तो जे बराबर आई अपॉन ए। यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो क्या फ़ायदा, लिखें, हम लिख लेंगे अपने आप से। माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का एकांक ये क्षेत्रफल ए है और इससे गुजरने वाली अभिलंबवत धारा आई है, तब उसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए। समझ गए? और हम लोगों ने पढ़ा था ये इक्वेशन फर्स्ट, धारा घनत्व, उसमें वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। बताइए, इसमें क्या पढ़ा था? I बराबर NEAVD, ये पढ़ा था जो कल के दिन डेरिवेशन कराया गया था। ठीक है, ये NEAVD कल के दिन डेरिवेशन कराया गया था। तो I बराबर NEAVD। अब यहाँ पर समझिए ज़रा, ये इक्वेशन 2 हम समीकरण 2 से I का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 2 से
समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं यहां से। देखिए J बराबर कितना है, I है अपॉन में A, I की वैल्यू कितनी रखनी है, NEAVD, तो यहां बन जाएगा NEAVD और अपॉन कितना आ जाएगा बोलो A। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए ज़रा। देखें इसको, ये है I की वैल्यू ये रखनी है NEAVD, तो I की जगह में आ गया NEAVD, नीचे A है तो ये A लिख दिया। अब इसको काट दो, देखो ये A से ये वाला A खत्म हो जाएगा, तो जो J बराबर बन के आएगा लास्ट टाइम वो आ जाएगा अपने पास J बराबर NEVD। समझ आया, ये कट गया तो NEVD बचा, NEVD। तो ये है अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध। ये लो, ये संबंध सबको समझ आया? बताओ किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। इसमें लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना। माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसे अविलंबवत गुजरने वाली धारा I है, तब उसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व तो J बराबर I अपॉन A। ये इसमें लिखा है, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद ये वाली I की वैल्यू ऊपर रख देंगे, जो कट जाए काट दो और जो बचे वो आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। फिर अब अगले पेज पे अगली हेडलाइन पड़ती है गतिशीलता। सुनो जरा, गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता ये है कि मान लो जैसे कोई आवेशवाहक है। आवेशवाहक कितने लोग जानते हैं बताइए मुझे जल्दी से, आवेशवाहक के बारे में कितने लोग जानते हैं? आवेश का मतलब समझ रहे हैं? आवेश का मतलब तो जानते हैं ना, वाहक मीन्स होता है ले जाने वाला। क्या होता है, तुमने ट्रेन, जब ट्रेन की गाड़ी होती है उसमें देखा होगा जो गुड्स कैरियर होती है ना, उसमें लिखा होता है माल वाहक गाड़ी लिखा होता है, मतलब जो माल को ले जाए उसका नाम क्या होता है, मालवाहक गाड़ी, है ना। तो ये बात समझ रहे, जहाँ वाहक शब्द लग जाता है इसका मतलब होता है ले जाने वाली। तो ये वैसे ये क्या, इसमें मैंने क्या बोला अभी, आवेशवाहक। क्या बोला, आवेश वाहक। बताओ आवेश वाहक अगर मैं धातुओं के बारे में पूछूं, किसके बारे में, धातुओं के बारे में, तो धातुओं में आवेश को कौन ले जाता है बताओ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर? कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन ले जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बस हम ये कह सकते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही क्या होते हैं, आवेश वाहक। क्या होते हैं, आवेश वाहक। कैसे डेफिनेशन बना सकते हो, किसी चालक में उपस्थित वे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं। समझ जाएंगे। तो ये अपने पास बस याद रखना, आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर आवेश वाहक की बात आ जाए तो भूलना नहीं कि ये किसकी बात हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। चलो चेंज करते हैं, लिखते हैं जरा। हाँ, तो बात आती है गतिशीलता। हाँ, तो सुन लीजिए गतिशीलता क्या है। गतिशीलता आवेश वाहकों की वह गति, इसकी जो गतिशीलता बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए, पहले मैं आवेश वाहक की बताता हूँ। आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग होता है जो उनके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। अपवाह वेग बता चुके थे,
वो माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल और अनुगमन वेग या अपवाह वेग, तीनों एक साथ पढ़ाए थे। तो वहां पर जब अपवाह वेग बताया था तो वही चीज यहां पर लागू हो रही है। कहा यह गया कि जो एक मान लो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब वो ऐसे वैद्युत क्षेत्र में एंटर कर रहा है जिसका मान है एक, कितना है, एक, एक मात्रक। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे वैद्युत क्षेत्र में एंटर कर रहा है जिसका मान कितना है बताएं, एक मात्रक। अब उसमें जाने के बाद उसने जितना अपवाह वेग पा लिया होगा, उसी अपवाह वेग का नाम क्या हो जाता है बताइए, गतिशीलता। समझ आई बातें? जैसे मान लो मैं एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हूं, मैं ऐसे वैद्युत क्षेत्र में एंटर करने जा रहा हूं जिसका मान है एक मात्रक, और जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होने पर क्या मिल जाएगा, अपवाह वेग कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जैसे मैं एक मात्रक वाले वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करूंगा और मुझे जितना अपवाह वेग मिल जाएगा वही अपवाह वेग कहला देता है गतिशीलता। समझ आई होगी? ठीक, अब लिखते हैं इसी को, आवेश वाहकों की गतिशीलता वह अपवाह वेग या अनुगमन वेग अनुगमन वेग होता है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ये रहा, ठीक है। इसे हम v गतिशीलता है तो म्यू से डिनोट करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये रही डेफिनेशन। आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। वही बात समझ आई कि नहीं, कि जब कोई आवेश वाहक हो वो एकांक वैद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसका मानो एक मात्रक उस वैद्युत क्षेत्र में एंटर करेगा, फिर उसे जितना अपवाह वेग मिल जाएगा वही क्या कहलाता है बताइए, क्या कहते हैं, गतिशीलता। तो ये देखो ये लिखा है ना गतिशीलता, वही चीज क्या कहलाती है, गतिशीलता। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, म्यू बराबर, तो म्यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला समझ लीजिए जरा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, आपने क्या कहा बताओ, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में, किस में बोलो, एकांक वैद्युत क्षेत्र, जिस शब्द के पहले एकांक लगता है वो हमेशा कहाँ आता है बताए, हर में। तो ये हर में आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई। और एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्या प्राप्त करता है, पढ़ो देखो, आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो क्या प्राप्त किया जाता है बताओ, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। इसको किससे डिनोट करते हैं, वीडी से। ये बन के तैयार हो गया फॉर्मूला, समझ जाएंगे। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अपने आप से बनाइएगा कुछ मात्रक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, इतनी चीज समझ आ गई सबको। वीमा भी खुद से बना लीजिएगा, ये मीटर प्रति सेकंड है, एल टी पावर -1 होती है। ई का मात्रक निकाल लेना एफ अपॉन क्यू से, जो बन जाए ऊपर वाले को ऊपर रखना, नीचे वाले के नीचे, और फिर जो बने वो आंसर हो जाएगा। कुछ नाम लिखा है क्या, एक मिनट रुक जाइए।
सुने ज़रा, यहाँ तक समझ आया सबको? अब कुछ दिक्कत होगी? बताएं, नहीं होगी ना? ठीक, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो ये अगर चीज़ आपसे पूछी जाए तो बता देना, गतिशीलता जो होती है उसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। फॉर्मूला क्या होता है? वी डी अपॉन ई। क्या होता है? वी डी अपॉन ई। और ये होती क्या है तो बताना, जब कोई एक आवेश वाहक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में एंटर करता है जिसका मान एक मात्रक हो और उसमें जितना उसे अनुगमन वेग मिल जाए, वही अनुगमन वेग क्या कहलाने लगता है? गतिशीलता उसके लिए। ठीक, अगला यहां के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। सुनो भाई, सभी लोग समझो। अब ये वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? सभी को विभवांतर के बारे में पता है, पता है सबको। धारा के बारे में सबको पता है। तो जो विभवांतर और धारा का अनुपात होता है वही कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध। दूसरी भाषा में समझो तो प्रतिरोध को हम लोग किस नाम से जानते हैं बताओ? प्रतिरोध का मतलब रुकावट, यही तो होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है बताइए? रुकावट। अब एक बात समझो, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं, अचानक अपने पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है, आ जाता है, जैसे मान लो, समझ लो आ गया, और हम लड़खड़ा कर गिरने वाले होते हैं। तो जब हम गिरते हैं तो अपने लिए जो पत्थर हुआ उसका नाम क्या देते हैं? रुकावट, है ना? बोलते हैं ये रुकावट आ गया, या बिल्कुल घरेलू भाषा में अड़चन आ गई रास्ते में, है ना, ऐसे कह देते हैं। तो ये क्या बात होती है? जो रुकावट है ना, वही फिजिक्स में प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अच्छा ये बताओ, प्रतिरोध किसके लिए काम करता होगा? जब कोई चल रहा हो या जब कोई बैठा हो तब भी प्रतिरोध का काम करता है? बताओ। चल रहा होता है, हाँ। तो लेकिन ये बात समझना, वो हमेशा कार्य करता है भाई, वो कहीं गायब नहीं होता। अगर उसमें चलोगे तब एहसास होता है कि ये प्रतिरोध है, वरना वो होता तो है ही ना। अगर सामने पत्थर पड़ा है मान लो, तो क्या आपको लगेगा कि नहीं वो गायब है, अभी बैठे हैं तो हम? नहीं, हम जब उससे भिड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि अपने लिए रुकावट, वो हमेशा बना रहता है। मतलब ये एक गुण है। रुकावट क्या है बताओ? एक प्रकार का गुण है। बस यही मैं समझाने वाला था कि जो वैद्युत प्रतिरोध है ये भी एक क्या है, बोलो? गुण है। समझ जाएंगे। वैद्युत पदार्थ एक ऐसा गुण है जो किसी पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? अवरोध। समझ गए? तो हम क्या कहेंगे? अच्छा हाँ, जैसे हम लोग पत्थर हमारे इंसानों के रास्तों में रुकावट बनते हैं, वैसे बताओ चालक में कौन सा, जैसे धातुएं, उनमें कौन दौड़ता होगा बताओ? मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ने से क्या बनती है? वैद्युत धारा। तो जो वहां का कोई एक जो रुकावट होगी वो किसके लिए रुकावट बन रही? बोलो? वैद्युत धारा के, है ना? क्योंकि वैद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसका नाम क्या देंगे? वैद्युत प्रतिरोध। समझ गए? तो हम समझेंगे कि किसी चालक में वैद्युत धारा के, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ आया? ठीक, ये मैं इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों में लिखता हूं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को
को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये लो, इतना लिख दिया मैंने। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी यहीं पर अथवा करके दूसरी डेफिनेशन भी लिखी जाती है। अगली, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये है दूसरी डेफिनेशन, जो अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। ये पढ़ लो दूसरे, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। किससे प्रदर्शित करते हैं? ये ऊपर ही लिखा है, R से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो फॉर्मूला इसका बना लेते हैं हम लोग। तो R बराबर क्या बनेगा? देखो दूसरी परिभाषा में फॉर्मूला भी दे देती है। कैसे? किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, ये मिला विभवांतर, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात, मतलब इसका और इसका अनुपात ही तो हुआ, तो V बटे I। समझ आया? तो ये होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला। बताएं कितने लोगों को समझ आ गया और या कितने लोगों को समझ नहीं आया कि ये कैसे निकला। भाई विभवांतर और धारा का अनुपात लेना है तो V बटे I बन जाएगा। क्या ये सबको समझ आ गया पूरी तरह से? इसकी मात्रक और विमा हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मान लो मैं मात्रक के बारे में बात करता हूँ। मात्रक इधर लिख देते हैं, इधर। मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो पहले मात्रक तो दिख ही रहा होगा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर दिख रहा है सबको। तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, अब वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जो बहुत प्रचलित है, ओम। किस नाम से जानते हैं?
ओम। और इसका सिंबल है कुछ यूं, समझ जाएंगे। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम होता है। इसका सिंबल दिख रहा होगा, ये ऐसे डिजाइन करके बना लेना है। अब इसकी वीमा के बारे में बात करते हैं। वीमा, वीमा सीखने के लिए आपको वी की वीमा की जरूरत है और आई की वीमा की जरूरत है। क्या वी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा था, तो यहीं से बना लेते हैं। याद आ गया होगा फॉर्मूला। अब यहां से बनाओ। W की जो वीमा थी वो क्या थी बताओ, ml2 की पावर -2। आवेश की वीमा क्या थी बोलो, AT। अगर बात करते हैं पावर की तो एक एक होंगी दोनों की। अगर ये ऊपर जाएंगी तो दोनों की पावर कैसी हो जाएंगी बोलिए, माइनस की। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, ml2 टी की पावर -2 है कि नहीं, देखिए ऊपर ये कैसी है -2, और ये टी की पावर +1 के ऊपर जाएगी तो ये भी कैसे हो जाएगी -1। तो बताओ 2 माइनस की एक और माइनस की, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी -3। समझ आया होगा। और ये ए की पावर जो +1 है ऊपर जाएगी तो कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ गया इतना। तो बताओ v की जो वीमा होती है वो होती है ml2 टी की पावर -3 और a की पावर -1। ये है v की वीमा। ठीक, ये जो वीमा है ये है v की निकल आई। अब ये बताइए जरा, आपको जब r की वीमा निकालनी है वो किसकी निकालनी है, v के ऊपर और i की नीचे। तो v की वीमा वो दिख रही, अब i के नीचे रखनी है, तो v वाले को मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखना भाई। v की वीमा ऊपर लिखनी है हमें, तो ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। और बटे में किसकी वीमा लिखनी है, i की, तो बटे में लिख दो i की वीमा a। अब ये बताओ ये प्लस की पावर हुई कि नहीं हुई, तो यहां से अगर हम ले चलें इसको तो ऊपर ml2t की पावर -3 a की पावर -1, ये +1 ये भी ऊपर जाएगी तो ये भी -1 बना देगी। तो ये -1 है, ये एक और -1 मिल जाएगी तो कितनी हो जाएगी, a की पावर -2, तो ये a की पावर आ जाएगी -2। अब ये बताओ ये जो v बटे i है ये किसके बराबर होता है बोलो, r के बराबर। मतलब ये जो वीमा है ये वो किसकी वीमा है, r की। तो इसकी जो वीमा होती है वो ml2t की पावर -3 a की पावर -2। बताएं कोई दिक्कत है, ये सही समझ आ गई। यहीं पर आपने ये भी सीख लिया कि v की बीमा कैसे निकालते हैं, फिर आपने इसकी बीमा सीख ली। कोई दिक्कत है किसी को तो मुझे बताइए ज़रा। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे समझिए ज़रा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता। अगली हेडलाइन होगी अपने लिए वैद्युत चालकता। सुने, वैद्युत चालकता क्या होती है। वैद्युत चालकता कुछ और नहीं है, जो वैद्युत प्रतिरोध है उसका अगर हम व्युत्क्रम ले लें, जो वैद्युत प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम ले ले, वही क्या बन जाती है बताएं, वैद्युत चालकता। याद रखेंगे वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वही क्या बन के तैयार होता है, वैद्युत चालकता। तो लिखता हूं मैं इसे, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं।
ये सबको समझ आ गया। वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाएगा बता दीजिए, वैद्युत चालकता। और इसे हम मो से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है मुझे ये खुद ही नहीं पता। समझिए इसका जो मात्रक होता है, सॉरी, इसे हम डिनोट तो कर लेते हैं साइमन एस से भी डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं, एस से। तो फिर इससे हम लिख दें साइमन, या मैं अभी पहले हिंदी से लिख रहा हूँ। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता। मतलब जो वैद्युत चालकता है, वैद्युत चालकता वो होता है 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध। ये लो समझ जाओगे अब सब लोग। जो वैद्युत चालकता है वो 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। इसकी मात्रक जो वीमा, ये सब की सब उल्टी हो जाएंगी किसकी, वैद्युत प्रतिरोध की। ये बात भी ध्यान रखिए। ये बन के आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके किससे क्या क्या है इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है, इसके मात्रक अलग अलग तरह के होते हैं, इस वजह से मैं लिख दे रहा हूँ। एक बहुत मात्रक पूछा जाता है बाद तक। एक मात्रक होता है इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स क्यों हुआ ऐसा बताओ। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक हम लोगों ने ओम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ओम। तो बताओ इसका उल्टा करोगे तो ओम बटे 1 है ये, तो इसका जो बनेगा तो 1 बटे ओम बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब अगर ये ओम की पावर +1 है ऊपर ले जाओगे तो ओम की पावर -1 नहीं बन जाएगी। समझ आया। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। अगर सांकेतिक भाषा में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये डिजाइन बना लो और पावर में कितना लगा दोगे, -1। ये बन गया। इसके अन्य मात्रक देखिए, कितने लोग मोह माया का नाम सुने हैं, मोह माया का नाम सुने हैं? बस इसके मात्रक ही हैं वो, मतलब माया नहीं है केवल मोह, समझे यहाँ से। इसका जो मात्रक होता है एक मोह होता है, पर मोह नहीं, मोह MHO, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोह। इसे MHO कहते हैं। ये बात समझ आई। क्या इसका मात्रक होता है, मोह MHO। इसका और मात्रक होता है, ये बहुत ही ज़रूरी मात्रक है क्योंकि ये बहुत बार बाद तक पूछा जाता है, मतलब कंपटीशन तक, साइमन। एस, समझ गए। ये है इसके मात्रक। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, और ना हो तो समझदार तो है ही कि आ गया होगा इतना। देखो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, अन्य मात्रक मो और साइमन। वीमा की बात कर लोगे अगर तो वीमा, वैद्युत प्रतिरोध की वीमा देखो, ml2 टी की पावर -3 a की पावर -2। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट। बोलो इसका क्या करेंगे, अपोजिट। इसमें m की पावर +1 है, उसमें कितनी बनेगी, बोलो -1। ये +1 है, उसमें कितनी बनेगी, -1। ये +2 तो -2। ये 3 प्लस के माइनस के तो उधर प्लस के, ये a माइनस के तो उधर जाएंगे तो प्लस के, बस उल्टा करना है। तो देखिए यहां पर बन जाएगी m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +3, a की पावर +2।
ये बन के तैयार हो गई भीमा। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ आ गया तो मैं अब वहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको ओम का नियम। यहाँ तक तो बातें ठीक थी। तो कितना पढ़ लिया आपने आज? काफ़ी चीज़ें पढ़ डाली। कौन कौन सी चीज़ें एक बार रिकैप कर लेंगे? सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी? धारा घनत्व। इनको पहले एक बार रिकैप करें, फिर ओम के नियम को आराम से पढ़ेंगे। धारा घनत्व क्या होता है बताएं? किसी चालक के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली जो अभिलंबवत धारा होती है उसी का नाम क्या होता है? धारा घनत्व। पर यह है कि जो क्षेत्रफल है वो कैसा होना चाहिए? एकांक। याद रखना, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने किसी बिंदु पर, लेकिन किसी बिंदु पर एकांक जो अभिलंबवत धारा गुजरे उसी का नाम क्या होता है? धारा घनत्व। तो इसकी पूरी डेफिनेशन सही से एक बार बताएंगे। किसी चालक में किसी बिंदु पर उसके अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जे से। जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए। फिर गतिशीलता के बारे में पढ़ा था। गतिशीलता क्या होती है बता दीजिए? गतिशीलता आवेश वाहक की वह अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। अच्छा, धारा घनत्व और वैद्युत धारक बीच संबंध क्या निकला था? जे बराबर NEVD। क्या होता है? जे बराबर NEVD। धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध कितना होता है? जे बराबर NEVD 3। जे बराबर NEVD। लेकिन अगर वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच पूछा जाए तो NEAVD। समझ गए? इसमें 4 NEAVD। तो आई वाले में जब संबंध निकालना है वैद्युत धारा के साथ तो ए एक्स्ट्रा हो जाता है, जबकि ए इसमें गायब होता है। फिर आगे फिर क्या पढ़ा था? इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है बताएं? ये किसी चालक में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो अवरोध बना देता है उसी का नाम क्या होता है? वो जो गुण है ना, उस गुण का नाम क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध। या फिर क्या कह सकते हैं? किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात लें, वो भी क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध। किसे डिनोट करते हैं? आर से। अच्छा, जो गतिशीलता का फॉर्मूला क्या था? म्यू बराबर VD अपॉन ई। VD अपॉन ई। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, धारा घनत्व तो किसी चालक, संपूर्ण चालक का गुण होता है या किसी चालक के किसी बिंदु का? बताएं। चालक के किसी बिंदु का, उसमें डेफिनेशन भी पढ़ी थी ना, किसी चालक में किसी बिंदु पर, तो बिंदु का गुण है। ठीक है। तो फिर वैद्युत प्रतिरोध पढ़ लिया। वैद्युत प्रतिरोध को आर से डिनोट करते थे। फॉर्मूला क्या बना था? आर बराबर V अपॉन आई। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। ठीक। आगे पढ़ा था। इसके बाद वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है? वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वो क्या बन जाता है? वैद्युत चालकता। इसका मात्रक क्या होते हैं? ओम इनवर्स। ठीक है। अच्छा ये बताएं, इसकी जो चीज़ें बोर्ड में नजर है ना देखें, नहीं तो सब तो देख ही लेंगे। ऐसे ही बताएं कि जो अन्य मात्रक है उनमें से साइमन भी होता है इसका मात्रक। ठीक है। ये बहुत बार आया है कि साइमन किसका मात्रक होता है। ठीक है। तो साइमन किसका मात्रक होता है? वैद्युत चालकता का। क्या सबको समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, मोह भी इसका मात्रक होता है, MHO, मोह। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो बड़ा ज़रूरी है, ओम का नियम। हाँ सुनिए ज़रा, ये पढ़ाया है आपका। अभी अभी ये आपने पढ़ा था कि नहीं कि V और I किसके बराबर होता है? बताओ। R के बराबर। बस इसी को लेकर के ओम ने एक कंडीशन अप्लाई कर दी थी इसमें, बस केवल एक कंडीशन लगाई थी। R है ना, थोड़ी देर के इसको हटाओ। ये क्या लिखा? V और I। ये क्या है? विभवांतर और धारा का अनुपात। विभवांतर और धारा का अनुपात। ओम जो ओम थे उन्होंने ये कह दिया था, ओम वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदलें, जैसे कि ताप हो जाए, ये भौतिक अवस्था है, तो अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदलें तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियत रहेगा। क्या रहेगा बताइए?
बस समझ गए। ओम ने इतनी केवल कंडीशन अप्लाई कर दी थी कि जब तक कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हम ना करेंगे तब तक उस चालक के सिरों के बीच जितना भी विभवांतर आप लगाएंगे और उसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी वो हमेशा क्या होगी, नियत होगी। याद रखेंगे इस बात को। मतलब जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता जाएगा शायद वैसे वैसे धारा बढ़ती जाएगी, तो दोनों के अनुपात हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आते जाएंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैथमेटिक्स के लिए। चाहिए 1/2 हो, अब चाहे इसका मैं 2 गुना कर दूं तो इसका भी 2 गुना करके देखो तो 4, तो अभी भी तो ये अनुपात तो सेम ही है, सेम है कि नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, बस भौतिक अवस्था ना परिवर्तित हो उस समय जो v और I का अनुपात आएगा वो हर बार क्या आता जाएगा, बोले नियत आता जाएगा। बस यही है ओम का नियम। कठिन है क्या कुछ भी नहीं। बस क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तब। लिखते हैं इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा आई। का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये है ओम का नियम। समझ जाएंगे सब लोग। ओम का नियम कहता है कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें हम लोग, तो V बटे जो I होगा वो किसके क्या होगा बताएं, नियत होगा। ये किसके बराबर होगा, नियत। और ये जो V बटे I होता है ये एक विशेष ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध के होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब V बटे I किसके बराबर होता है, R के। ये पीछे भी हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम यहीं से, V बटे I बराबर R बराबर नियत। बस ये है और कुछ भी नहीं। अगर किसी को अभी भी ना आया हो तो वो पूछिए।
अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ लें। ये समझ आ गया? अच्छा, सबको बताएं। जो V और I का अनुपात है वो R के बराबर होगा, और वो कितना होगा? नियत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाँ एक और बात, यहाँ पर मैं नोट पॉइंट लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। समझ गए? मतलब ये कंडीशन केवल धातुओं के लिए होता है, तो ये कंडीशन आती है। लेकिन जैसे अर्धचालक ले लिए जाते हैं तो उनमें थोड़ी सी ये कंडीशन क्या होती है? मिसमैच होने लगती है। तो इस वजह से ये बता दिया जाता है कि ये किसके लिए सही है? धातु चालकों के लिए। किसके लिए? धातु चालकों के लिए। ये समझ जाएंगे सब लोग? तो क्या बताओ, कुछ दिक्कत हुई है इतने में समझने में? कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, बहुत हो गया। क्या आज की क्लास ऑफ करते हैं इतने से ही? फिर कल जब पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ से पढ़ेंगे? ओम के नियम का सत्यापन। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनके आपको जवाब देने होंगे। हाँ, मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग। वेग। फिर मैं पूछ रहा हूँ श्रांति काल। फिर मैं पूछ रहा हूँ औसत ऊष्मीय वेग। वेग। फिर और मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से परमाणु का आकार। फिर नाभिक का आकार। ठीक, सुनो जरा, अब बताओ एक एक करके, जिससे मैं पूछता जाऊं वो एक एक करके बताते जाएंगे। ठीक, हाँ मैं पूछ रहा हूं पीछे के जो चार लोग बैठे उनमें से ये बता दो इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कितना होता है। एक और मैं ऐड कर दे रहा हूं। ये जो अभी पढ़े हो उन्हीं के बीच का है। ठीक, अब बताना है आपको पहली चीज। ठीक, मैं पूछूं अगर इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, तो बताओ, इधर बताओ कितने लोगों को आता है, ऐसे करके बताइए। इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो होता है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड।
तो ये जो वैल्यू है ये 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। वैसे जो श्रांति काल है ना, जो टक्करों के बीच समय लगता है, जो इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, दो क्रमागत टक्कर लगता है, उनके बीच जो टाइम दूरी तय करने में समय लगता है वो लगभग 10 की पावर -14 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, याद रखेंगे 10 की पावर -14 मीटर की कोटि का होता है। अगर औसत ऊष्मीय वेग पूछ लें तो याद रखिएगा 0, कितना, भूलना नहीं, इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 के बराबर होता है। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं। परमाणु का आकार लगभग 10 की पावर -10 मीटर कोटि का होता है। इसी को एक एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, ये बात याद रखिए। नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये 10 की पावर -15 मीटर होता है। और इसी को एक फर्मी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक फर्मी। ठीक, अगर साइमन की इस भौतिक राशि का मात्रक है तो ये अभी लेटेस्ट का है, बताइए किसका? वैद्युत चालकता का। बहुत सही, तो ये है वैद्युत चालकता का। अपवाह वेग जो आपने पढ़ा था, या अनुगमन वेग इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। मैं इधर लिख दे रहा हूं फिर बता दूंगा। 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड, इतना ही तो दे पा रहा था, बताइए। इसी को कहते हैं अपवाह वेग, अनुगमन वेग। अच्छा, ये हमेशा नहीं होता है, ये जो बैटरी के विभवांतर उस समय की बात थी जिस समय आपने पढ़ा था, ये तो ये इतना होता है लगभग। समझ आई बातें? ये श्रांतिकाल हमेशा इतना नहीं होता, लेकिन अधिकांश मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए इस मीटर की कोटि का होता है। ये एक पॉइंट ऐसे निकाले गए कि जो श्रांतिकाल होता है वो 10 की पावर -14 मीटर की कोटि का होता है, और जो अपवाह वेग ये इतना होता है। ऊष्मीय वेग 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? 0 होता है। वजह ये होती है कि जैसे ही वो धनायनों से टकराते हैं ना मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उनकी डायरेक्शन विपरीत ओर मुड़ जाते हैं, और जब डायरेक्शन लेंगे तो निगेटिव चिन्ह आ जाता है। समझ जाएंगे? क्योंकि वेग कैसा होता है बताओ? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो इस वजह से डायरेक्शन बदल जाती है। तो ओवरऑल जब औसत ऊष्मीय वेग निकालते हैं हम लोग, वो कितना आता है? 0। अब सुनिए जरा, औसत ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग को हम यू से डिनोट करते हैं। किससे? बोलिए। यू से। मान लो यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें सिखा भी देता हूं। मानो औसत ऊष्मीय वेग निकालना है, यू एवरेज, स्मॉल लेटर वाला यू है ये, यू एवरेज। तो क्या लिखेंगे? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN। अच्छा बताओ, n तक पहुंचे हैं तो बटे में कितना रखना होगा? n, औसत के लिए। तो n, इसका मान कितना होगा बताइए? 0। याद रखेंगे, औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। तो क्या इस नोट पॉइंट को याद रखोगे? कल जब ओम का नियम पढ़ोगे तो बहुत काम आने वाली है ये चीज़। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक तैयारी करते रहें।